हेलो बच्चों। आज हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों की पहली इकाई चल रही है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें हम लोगों ने जो पाठ का नाम लिखा है वो वैद्युत फ्लक्स, गॉस के प्रमेय और वैद्युत द्विध्रुव। हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कुछ आवेश स्थित हो तो उस आवेश के कारण पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ की परिसीमा के अंदर स्थित आवेश के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। फाई बराबर सिग्मा की उपान एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग अब गॉस के नियम का या गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए कुछ स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखिए, मुख्य रूप से पहले 3 स्थितियां हम लोगों को पढ़नी रहती थी। एक समान रूप से आवेशित लंबा रेखीय चालक है, उसके कारण उसके पड़ोस में पास में उत्पन्न किसी बिंदु पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दूसरा, हमारे पास आवेश की समतल चादर है या समतल प्लेट है, अचालक प्लेट है उसके ऊपर आवेश फैला है, या समतल चालक प्लेट है और उसके ऊपर आवेश फैला है, और उस आवेशित प्लेट के निकट किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तीसरा गोले के कारण था, आवेशित गोले के कारण गोले की सतह के अंदर, गोले की सतह पर या गोले की सतह के बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी कोविड-19 के चलते जो पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किया गया है, 30% पाठ्यक्रम जो आपके कोर्स से हटाया गया है, जिससे परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। वैसे था तो ये पिछले सत्र के लिए 2020-2021 के लिए, यानी 2021 में होने वाली परीक्षा के लिए, पर बहुत संभावना ये है कि यही 2022 में भी रहेगा। जो लोग अगले साल यानी 2022 में परीक्षा देंगे, यानी वर्तमान सत्र 2021-2022 में जो लोग अभी इंटरमीडिएट कक्षा 12 में हैं, उनके लिए बहुत संभावना यही है। बाकी यह औपचारिक घोषणा आ जाएगी कुछ दिन बाद। एक आध बार शिक्षा मंत्री का बयान था कि पाठ्यक्रम 30% पाठ्यक्रम हमें जो कम करना था कोविड महामारी के चलते, वो हम लोग जुलाई 2020 में ही कर चुके हैं। तो जुलाई 2020 में जो कम हुआ था वो 2020-21 सत्र के लिए था। तो अभी हम लोग फ़िलहाल 2 को पढ़ेंगे। एक हमारे पास सीधा चालक है, अनंत लंबाई का है, एक समान रूप से आवेशित है, और उस आवेशित तार के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक इस स्थिति का हम लोग अध्ययन करेंगे, और दूसरा देखेंगे कि एक समतल प्लेट है, प्लेट एक समान रूप से आवेशित है, उस प्लेट के समीप किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो हम लोग अभी मुख्य रूप से इन 2 स्थितियों पर गौर करेंगे, क्योंकि ये हमारे 70% उस पाठ्यक्रम के हिस्से के हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न आएंगे। बाकी बाद में समय रहेगा तो 30% हम लोग जो छोड़े हैं उसको फिर बाद में कवर कर लेंगे। अभी 70% पर फोकस करते हैं। तो हमें अभी गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहली स्थिति ये देखनी है कि अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है, और उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके समीप किसी स्थान पर। कुछ विशेष अनंत लंबाई देखना है, और एक समान रूप से आवेशित देखना है, और सीधा तार है। तो इतनी मुख्य बातें हैं। अब इसका चित्र बनाते हैं और देखते हैं। अब अनंत लंबाई के इस रेखीय चालक में हम लोग पहले चित्र पर एक बार ध्यान देते हैं। एक बार हमने ये दिखाया है कि ये एक सीधा चालक है, सीधा तार है, और ये एक समान रूप से आवेशित है। इस आवेशित तार के कारण स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ मान लो बिंदु P है, और इस बिंदु P पर मान लो यहाँ ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर अगर हम 2 छोटे छोटे आवेश के खंड लें, एक हमने dq खंड लिया है, छोटा सा तार का छोटा सा खंड लिया, मान लिया उस पर आवेश dq है। अब उसके कारण यहाँ पर हम उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। इतना छोटा खंड हमने लिया है कि इसको बिंदु आवेश मान सकते हैं। अब इस बिंदु आवेश के कारण इतनी दूरी पर उत्पन्न जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी। अगर ये तार धनावेशित था तो यहाँ पर रखे धनावेश पर बल इस दिशा में लगता, मिलाने वाली रेखा क्रिया रेखा के अनुदिश और दूर की ओर। उसी तरह से चूंकि ये अनंत लंबाई का तार है, जहाँ से ये तार के जिस बिंदु से r दूरी पर हमने इस बिंदु P को लिया था, इसी बिंदु से सममितता के आधार पर जितनी दूरी पर dq खंड इधर लिए थे, उतनी ही दूरी पर dq खंड दूसरा नीचे भी ले सकते हैं, क्योंकि तार इधर भी अनंत लंबाई तक गया है और इधर नीचे भी अनंत लंबाई तक गया है। अब उसी तरह के उतने ही बड़े dq खंड के कारण उसी बिंदु P पर उत्पन्न जो क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान भी उतना ही होगा जितना
इसके कारण, इस वाले खंड के कारण जितना ई उत्पन्न हुआ था उतने खंड के कारण भी उतना ही उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर ये दूरी r थी, इतना ही दूरी पर आप इधर गए थे और इतना ही आपने आवेश लिया था। जब ये दूरी और ये दूरी समान है तो ये और ये दूरियां भी समान होंगी। जब दूरी समान, आवेश समान, तो उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान। अब ई का परिमाण जो इधर होगा वही इधर ई वेक्टर होगा। हम इसको अगर दो लंबवत घटकों में वियोजित करें तो एक घटक हमारा इधर मान लो थीटा कोण है तो इधर हमारा आ जाएगा ई कास थीटा, इधर चला जाएगा हमारा ई साइन थीटा, उसी तरह इधर भी चला जाएगा ई साइन थीटा इस वाले का, और इसका चला जाएगा ई कास थीटा। तो अब ये दोनों ई कास थीटा जुड़ जाएंगे, 2 ई कास थीटा हो जाएगा। अब थीटा कितना बन रहा है वो अलग अलग स्थानों के हम लोग जो डी क्यू लेंगे उनकी वजह से अलग अलग होगा। अभी तो फिलहाल इतना कि ये ई साइन थीटा और ये ई साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये ई कास थीटा वाले घटक जुड़ जाएंगे। यानी अब इस तरह से हम छोटे छोटे खंड कई ऊपर की ओर कल्पना कर सकते हैं, उसी तरह से उसके संगत छोटे छोटे खंड नीचे की ओर कल्पना कर सकते हैं। तो किसी भी प्रत्येक छोटे से आवेश खंड के कारण और उसी के संगत, उसी का जो समतुल्य होगा, प्रतिबिंब होगा, दूसरी तरफ जो आवेश होगा उतना ही उसके कारण, दोनों के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से जुड़ती चली जाएंगी कि उनके एक घटक जो इस तार की लंबाई के अनुदिश हैं, इधर की तरफ या इधर की तरफ, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। केवल तार की लंबाई के लंबवत दिशा में बाहर की ओर वाला घटक बचेगा। तो परिणामी रूप से हम कहीं भी बिंदु लें, मान लो यहाँ पर हमने बिंदु P1 लिया, यहाँ बिंदु P2 लिया। अब ये अगर हम एक वृत्त खींचे होते उसके तल में, इस बिंदु के तल में अगर हम एक, मान लो जैसे ये एक समान आवेशित तार है, इस बिंदु से कुछ दूरी पे लिए, तो यहाँ पर अगर एक हम ऐसे वृत्त खींचे होते तो इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर ये धनावेशित तार है तो उससे बाहर की ओर होती। और किस तरह से? त्रिज्यतः बाहर की ओर। जैसे यहाँ से इस बिंदु को मिलाने पे त्रिज्यता बाहर की ओर का मतलब हमारी ये वाली दिशा, ये नियत बिंदु रेफरेंस पॉइंट, ये बिंदु P, इस रेफरेंस बिंदु से P की ओर जो जाने वाला सदिश है ये r वेक्टर और इसकी दिशा r कैप की दिशा। यहाँ पर आप निकालते तो यहाँ इस दिशा में आता, यहाँ निकालते तो यहाँ इस दिशा में आता। तो इस प्रकार से तार के किसी भी बिंदु पर, तार के नज़दीक किसी भी बिंदु पर आप देखोगे तो सममितता के कारण, क्योंकि हम उस बिंदु के दोनों ओर सममित रूप से एक दूसरे आवेश की कल्पना, दूसरे आवेश खंड की कल्पना कर सकते हैं, तो सममितता के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, अंत में हमारा परिणाम ये आएगा कि वहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, जैसे यहाँ आप निकालोगे तो यहाँ इस दिशा में आएगा कि त्रिज्यता बाहर की ओर होगा अगर धनावेशित है, और बाई चांस अगर आपने तार को ऋणावेशित किया था यानी लैम्डा का मान अगर लेस देन 0 है तो इसकी दिशा, ई वेक्टर की दिशा अंदर की ओर होती, पर होगी त्रिज्यतः। तो और अभी हम लोग फिलहाल तो यही बात इतनी हम लोगों ने लिखी थी कि अगर हमारे पास अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित पतला सीधा तार है, जिसको आप ऋजुरेखीय रेखीय आवेश भी कह सकते हो, ऋजुरेखीय शब्द लिखने की जरूरत नहीं, ऋजुरेखीय आवेश कह सकते हो, उसमें आवेश का वितरण का जो रेखीय घनत्व है वो लैम्डा है। हम लोगों ने इसके पहले पिछली क्लास में आवेश वितरण के घनत्वों के बारे में पढ़ा था कि आवेश वितरण का रेखीय घनत्व लैम्डा, पृष्ठ घनत्व सिग्मा, आयतन घनत्व रो। तो अभी यहाँ पर हमारा रेखीय चालक तार है, चालक ना भी रहे तो भी कोई बात नहीं अगर एक समान रूप से आवेशित है। तो अगर हमारा रेखीय तार है या आवेश वितरण का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और तो तार के सिरों पर, बहुत किनारे पर आप मत जाइए, तो तार के किनारों के अतिरिक्त सिरों से दूर, मतलब तार के इस सिरे या इस सिरे जो अनंत की तरफ गए हैं वहाँ मत जाइए। उसके अलावा तार के निकट प्रत्येक बिंदु पर सममितता के कारण, सममितता का मतलब हमने अभी जैसे कहा था कि किसी बिंदु से कुछ दूरी पर जो आप आवेश का खंड ले सकते हो, उसी तरह से उसी बिंदु से दूसरी तरफ भी उतना ही बड़ा आवेश खंड ले सकते हो। तो सममितता के कारण हम लोगों ने जैसे वहाँ चित्र में देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यता यानी रेडियली, अरीय भी कहते हैं इसको, होगी। अब इस त्रिज्यता में दो संभव दिशाएं हैं, उस बिंदु पर त्रिज्यता बाहर की ओर भी हो सकती थी, उस बिंदु पर त्रिज्यता अंदर की ओर भी हो सकती थी। अगर ये तार धनावेशित है, Q पॉजिटिव है, तो लैम्डा का मान जो कि Q/L होता था वो हमारा, अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 यानी लैम्डा धनात्मक है, धनावेश है, तो तार से बाहर की ओर होगी। और किस दिशा में होगी? आर कैप की दिशा में होगी। आर कैप क्या है?
तार के उस बिंदु से जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था वहाँ से उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा का स्थित सदिश था उसकी दिशा में, आर वेक्टर की दिशा में जो एकांक सदिश है वो आर्क है। तो अभी फिर से एक बार संक्षेप में इतने को रिपीट करते हैं। एक समान रूप से आवेशित रेखीय चालक में, रेखीय तार में हम लोगों ने देखा कि किसी भी बिंदु पर, तार के निकट आप किसी भी बिंदु पर देखोगे तो वहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यतः होगी, अरीय रूप से होगी, अगर धनावेशित है तो बाहर की ओर होगी, और बराबर दूरियों पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान होंगी। अब हम लोग इसके बाद फिर गाउस की प्रमेय का कैसे उपयोग करेंगे। मान लो ये चित्र का दूसरा भाग है, ये तो एक भाग था कि ई का मान त्रिज्यतः होगा और आर के निश्चित, आर पर ही केवल निर्भर करेगा, आर के एक निश्चित मानों के लिए सभी जगह ई का मान समान होगा। अब दूसरा, मान लो इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। इस तार से लंबवत रूप से r दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर इस रेखीय आवेश के कारण, आवेश का जो ऋजुरेखीय वितरण था, ऋजुरेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, इस सीधे लंबे अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। हम लोगों ने जब गॉसियन पृष्ठ की बात की थी तो ये कहा था कि गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जिसको हम इसलिए खींचते हैं कि वहाँ पर हम गॉस की प्रमेय को लगा सकें और उसकी सहायता से E और Q के बीच में संबंध ज्ञात कर सकें। यहाँ पर चूंकि रेखीय चालक है तो हम जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो बेलनाकार खींचेंगे। बेलनाकार हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा। मान लो हमने L लंबाई का और R जिसके सिरों की त्रिज्या है, उस बेलन के जो किनारे वृत्ताकार हैं उन वृत्तीय किनारों की त्रिज्या स्मॉल r है, मतलब उन किनारे जो वृत्ताकार हैं वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, और ये हमारा, ये दिशा हो जाएगी कैपिटल E वेक्टर की। उस स्थान पर हम लोग पहले निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के कारण इसकी सतह पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके अंदर स्थित कुल आवेश के बीच का संबंध ज्ञात करेंगे, तो वहाँ से हमें कैपिटल E के बारे में सूत्र मिल जाएगा। अभी हम लोग इसमें आगे क्या करते हैं, देखिए जो हम लोगों ने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा था, हम अब उसके देखेंगे कि पूरी सतह से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है, वैद्युत फ्लक्स। जरा इस पृष्ठ को, पिछला जो हमने अभी चित्र बनाया था उसमें हमने कुछ चीज़ें जो और बढ़ा दी हैं। इस बेलनाकार पृष्ठ में पहली बात तो कोई भी आप एक छोटा पृष्ठखंड लोगे कहीं पर भी, मान लो यहीं पर आपने एक छोटा पृष्ठखंड लिया, ये ds वेक्टर है इसका, तो इसके जो लंब की दिशा होगी इधर की ओर होगी और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। आप देखोगे कि इस बेलनाकार सतह के, जैसे ये बेलन है, मान लो ये आवेशित तार होता इसके अंदर से गया है, इसके चारों ओर का जो बेलन है, किसी भी बिंदु पर आप देखते तो जो n की दिशा है उसी दिशा में वहाँ पर उस उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। हम लोगों ने इसके पहले अभी जो चित्र बनाया था उसमें था कि रेखीय तार से स्मॉल r दूरी पर आप किसी भी बिंदु पर आओ तो त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी, और त्रिज्या जो किसी सतह से आप सोच के देखो कि अक्ष पर कोई बिंदु आप लो, वृत्त इस तरह से खींचो कि वृत्त की परिधि पर वो बिंदु आए जहाँ पर आप ये निकालना चाहते हो, तो त्रिज्यता का मतलब है केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा की दिशा जाएगी वो हमारी कैपिटल ई वेक्टर की दिशा है, और वही वहाँ पर उस पृष्ठ से लंब की दिशा होती है। क्योंकि हमें पता है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो, जैसे मान लो ये अगर वृत्त होता, ठीक, यहाँ पर आप अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं यहाँ पर, तो ये अगर जो त्रिज्या की दिशा है ये इसके लंबवत होती है, यानी इस त्रिज्या की दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसी दिशा में n कैप है, यानी ई वेक्टर और स्मॉल n वेक्टर कह लो या आप r वेक्टर कह लो, उस बिंदु से, उस तार के स्थित बिंदु से उस सतह के बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ई वेक्टर और r वेक्टर, जिस बिंदु पर हमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं उस बिंदु का जो स्थित सदिश है तार के नियत बिंदु के सापेक्ष दोनों की दिशाएं समान हैं, यानी ई वेक्टर और n वेक्टर यहाँ पर अगर दिशा की बात करो अगर सदिश रूप में तो समान है। ये बेलन के प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर आपका पृष्ठ के लंबवत होगा, उसी दिशा में आपकी सतह के लंब की भी दिशा होगी। एक ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो यहाँ दोनों समान दिशा में हो जाएंगे। कोई भी छोटा पृष्ठखंड आप लोगे ds वेक्टर तो ई वेक्टर और ds वेक्टर समान दिशा में हो जाएंगे।
फिर वहाँ से जब फ्लक्स आप निकालोगे तो ई डॉट डी एस करोगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, तो ई डी एस कास थीटा बराबर ई डी एस कास जीरो का मान 1। तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे कि वो बराबर सीधे सीधे ई डी एस हो जाएगा। और जो हमारी ये दो वृत्ताकार सतहें होंगी बेलन की, इन वृत्ताकार सतहों पर लंब की दिशा, पृष्ठ के लंब की दिशा इधर बाहर की ओर तार के अनुदिश, और ई वेक्टर की दिशा इसके लंबवत, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस लंबवत, या आप कह लो कि ये पूरा एक समतल है। ए अगर इसका एरिया वेक्टर है तो ए वेक्टर की दिशा ये, ई वेक्टर की दिशा उसके लंबवत, दोनों लंबवत हैं, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर 0। उसी तरह से निचली वाली जो दूसरी वृत्ताकार सतह होगी वहाँ से भी गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 होगा। तो हम लोग अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक वृत्तीय सतह से, दूसरा दूसरी वृत्तीय सतह से, और ये दोनों 0 हैं, और तीसरा उस बेलनाकार सतह के पूरे वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यही बचेगा। और इसको हम बराबर किसके कर देंगे, इस बेलन के अंदर कितना आवेश परिबद्ध है, कितना आवेश इसकी परिसीमा के अंदर है। तो अगर यल लंबाई का हमने ये बेलन लिया था तो इसके अंदर यल लंबाई का चालक है, और यल लंबाई का चालक है लैम्डा। अगर आवेश वितरण का घनत्व है तो सूत्र हम लोगों ने रेखीय वितरण घनत्व में लिखा था, आवेश के रेखीय घनत्व में, कि लैम्डा बराबर क्यू बटे यल। वहाँ से आप कह सकते हो क्यू बराबर लैम्डा गुणे यल। तो लैम्डा गुणे यल आवेश इस बेलन की परिसीमा के अंदर बद्ध होगा। अब हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए इसमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। अब हम लोग गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हैं। गॉस की प्रमेय से क्या है कि ये जो हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो कि फाई होगा, जिसको हमने कहा था कि हम 3 हिस्सों में बांट लेंगे, एक ये वृत्तीय सतह, दूसरी ये वृत्तीय सतह, और तीसरा इसका पूरा वक्र पृष्ठ। और हम लोगों ने ये देखा था कि वृत्तीय सतह पर जो हमारे क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है। इस कारण ई डी एस कास थीटा 90 अंश होने के कारण 0 हो जाएगा। तो एक वृत्तीय सतह के कारण फ्लक्स 0, दूसरी वृत्तीय सतह के कारण फ्लक्स 0, बचेगा हमारा केवल बेलन की वक्र सतह के कारण जो भी फ्लक्स होगा। और ये कितना होगा, मान लो अगर हम एक छोटा पृष्ठखंड डी एस वेक्टर लेते, और उस डी एस चूँकि वक्रीय पृष्ठ जो भी सब आर दूरी पर ही स्थित होंगे, वहाँ पर सभी जगह विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई के मान समान होंगे। पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि समान दूरी पर समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस स्थिति में। तो अगर एक छोटा पृष्ठखंड डी एस वेक्टर लेते तो ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस उस छोटे पृष्ठखंड से होकर गुजरने वाला फ्लक्स होता। बाद में इसी का हम समाकलन कर लेते पूरे बेलन की वक्र सतह के अनुदिश बंद समाकलन, तो ये हमारा हो जाता पूरे बंद पृष्ठ से होकर, बंद वक्र पृष्ठ से होकर बेलन के गुजरने वाला फ्लक्स। और इन तीनों बंद वक्र पृष्ठ से और दोनों वृत्तीय सतहों से ये हो जाता कुल फ्लक्स। और ये किसके बराबर होगा, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू क्या है, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश है, और सिग्मा क्यू का मतलब क्यू यल लंबाई के तार का जो आवेश है लैम्डा इंटू यल वो होता। तो ये लिख सकते थे। अब ये दोनों 0 हो गए, और ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में हर जगह बेलन के वक्र पृष्ठ पर 0 अंश का कोण है। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस को आप ई डी एस कास थीटा यानी ई डी एस कास 0 अंश लिख सकते हो। ये बराबर लैम्डा यल बटे एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन 0 के, कास 0 अंश का मान 1। तो ये बचा हमारा ई डी एस। अब चूंकि पृष्ठ पर सभी जगहों पर ई नियत है तो इसको आप समाकलन के बाहर ले सकते हो। तो बराबर ई बंद समाकलन यस, यस का मतलब बेलन की वक्र सतह के अनुदिश डी एस। और इसका मान हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमें पता है, जिसको कि हम लोग यहाँ समाकलन के रूप में ऐसे कहेंगे, डी एस छोटे पृष्ठखंड का पूरे पृष्ठ के अनुदिश समाकलन, ये हमारा हो जाता है 2 पाई आर एल, जानते हैं सूत्र। और इसका मतलब इसमें ये जो हमारा बंद समाकलन डी एस है, इसकी जगह हम 2 पाई आर एल रख सकते हैं। तो ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा यल बटे एप्सिलॉन नॉट, यल और यल कट जाएंगे, 2 पाई आर इधर लेके चले आइए, ई बराबर 1/2 पाई आर इधर चला आया, और लैम्डा बटे एप्सिलॉन 0 और है। इसी को रीअरेंज करते हैं तो फिर, और इसको जब रीअरेंज करते हैं
तो हमें मिलता है कैपिटल E बराबर 1/2πε0 लैम्डा बटे आर, या नियतांक के रूप में हम लोग 1/4πε0 लिखते रहे हैं, तो 2 से यहाँ गुणा कर लीजिए, 1/4πε0 2 लैम्डा बटे आर। इसको ये नियतांक दरअसल विद्युत के जितने भी सूत्र हैं इसको अलग कर लिया करेंगे, तो हम केवल इतना अगर याद रखेंगे तो पूरा सूत्र लिख लेंगे। जैसे हमें पता रहे कि इस तरह से ऋजुरेखीय आवेशित है, एक सीधी रेखा के रूप में रेखीय आवेश है, तो उसके कारण किसी बिंदु r दूरी पर बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें पता है कि 2 लैम्डा बटे आर है और साथ में नियतांक है, तो नियतांक का मतलब 1/4πε0। सदिश रूप में इसी को कहेंगे तो इस परिमाण के साथ साथ एक आर कैप आ जाएगा। आर कैप क्या है? आर वेक्टर की दिशा में एक अंक सदिश है। आर वेक्टर क्या है? तार के जिस बिंदु से हम लंबवत दूरी आर देख रहे हैं वहाँ को मिलाने वाला उस बिंदु P का जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसका स्थित सदिश है। और इस प्रकार से तार के चारों ओर अगर के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित हो तो ε0 की जगह पर ε0 के हो जाएगा, तब वैसा हम कर सकते हैं। एक और विशेष बात, हम लोगों ने इसके पहले जब बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी तो वहाँ हम लोगों ने कहा था कि E बराबर 1/4πε0 Q बटे r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तो देखने में लग रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू R है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बिंदु आवेश नहीं है, ये आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व में बटे लंबाई और शामिल है, तो एक लंबाई वाला हिस्सा समझ लीजिए नीचे और आ जाएगा। बाकी हाँ ये सही है कि ऋजुरेखीय चालक के कारण ऋजुरेखीय आवेश के समीप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश घनत्व अगर नियत है, यानी लैम्डा का मान नियत है आवेश वितरण का रेखीय घनत्व, तो आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है E प्रोपोर्शनल टू 1/r। फिलहाल यहाँ है अगर लैम्डा का मान नियत है। तो ये एक अनुप्रयोग था गॉस की प्रमेय का। अब इस पर प्रश्न या आगे के अनुप्रयोग हम लोग कल देखते हैं। धन्यवाद।